तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, हर तरफ अड़चन कोई बड़ी लगा दो। तुम हर तरफ कांटे बिछा दो, कोई बड़ी अड़चन लगा दो। जो राह मैंने थाम ली है, बिन तय किए रुकता नहीं हूं। और जब बात मेरे सपनों की हो तो मैं किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। नमस्कार साथियों, देखिए व्याख्याता भर्ती ग्रेड फर्स्ट का आगाज हो चुका है और आप सभी साथियों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी तैयारी में और तेज गति देने के लिए हम एक बहुत अच्छा काम शुरू कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ग्रेड फर्स्ट पेपर, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे मैथमेटिक्स को। मैथ के आपके 5 क्वेश्चन, इन पर हम सबसे पहले काम करेंगे। फिर आगे और साइंस है और भी जो अन्य पार्ट्स हैं इनकी बात करेंगे। आपके रेस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि मैं कैसा समझा पा रहा हूँ, आपको कैसा समझ में आ रहा है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अभी आप एक दो वीडियो देखें, आपको लगे कि मैथ के क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आपको मजा आ रहा है तो आप बिल्कुल मुझे बताएं, हम आगे कंटिन्यू इस चीज को जारी रखेंगे। कंप्लीट 5 क्वेश्चन शुरुआत में हम ले रहे हैं। सारे टॉपिक आपको यहाँ करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आसान भाषा में सही ढंग से शून्य से लेकर आपको आराम से समझा दूं। मैथ का विद्वान न तो मैं हूं और न आपको बनना है। हमारा काम है जो ग्रेड फर्स्ट पेपर में 5 क्वेश्चन आए उनमें से 3-4 क्वेश्चन हमारे सही हो गए। आर्ट्स के विद्यार्थी, साइंस के चाहे 5 करें कितने भी गए, आर्ट्स के विद्यार्थी यहाँ पे पिछड़ जाते हैं। तो आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए, स्पेशल आर्ट्स के विद्यार्थियों को यहाँ पर बराबरी बनाने के लिए, साइंस के बच्चों के साथ खड़ा करने के लिए मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं साथियों जिनके केवल आपको पैटर्न को समझना है, उनके तरीकों को समझना है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। बस उसमें कोई सूत्र नहीं लगेगा, उसमें कोई कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे एक प्रश्न बताऊंगा आपको, अभी पिछली भर्ती में एक प्रश्न आया कि 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n हमेशा किससे विभाजित है? हमेशा किससे विभाजित है? जहां पर n क्या है? n क्या है? प्राकृत संख्या है। अभी अपन बताएंगे, सिलेबस की बात करेंगे, 5 क्वेश्चन है, 5 टॉपिक है, जो भी सब बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होती, कुछ भी सोचना नहीं होता है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रश्न सोल्व कैसे होगा, उसकी अप्रोच पता होनी चाहिए आपको बस। अब जैसे ये प्रश्न आया, इसमें दे दिया कि n एक प्राकृत संख्या है और ये किससे विभाजित है? ऑप्शन दे दिए, ए दे दिया 5 से, बी दे दिया 13 से, सी दे दिया 5 और 13 से, और डी दे दिया 5, 19, 13। ये ऑप्शन आ गए, बताओ किससे विभाजित है? तो ऐसे प्रश्नों में आपको केवल अप्रोच पता होना चाहिए। क्या भाई, प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे पहले तो प्राकृत संख्या क्या होती है तो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझे, प्राकृत संख्या मतलब जो अपन गिनती शुरू करते हैं, काउंटिंग शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5, उसमें जीरो नहीं आता है, नेगेटिव में अपन नहीं गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? 1 2 3, ठीक है। तो प्राकृत संख्या क्या है? जो गिनती वाली संख्या है, 1 से लेके 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है, वो सब क्या है? प्राकृत संख्या। अब यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी रख दो, आप कुछ भी रख दो, जो मान आए वो इनमें से विभाजित होना चाहिए। तो अपन सबसे छोटा मान रखेंगे, n का मान 1 रख दिया, n का मान 1 रख के अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करो, 9 2 गुणा 1 माइनस 4 2 गुणा 1 कितना आ गया? 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, 9 की पावर 2 कितना होगा? 81 माइनस 16, ये आ गया 65। क्या किया अपन? बस ये तरीका पता होना चाहिए कि सोल्व कैसे करना है। n का मान 1 रख दिया मैंने, ठीक है, वो सभी के लिए लागू होगा। n का मान 1 रख दिया, इसको सोल्व किया, कितना है? 65। अब ऑप्शन में चेक कर लो 65 किससे विभाजित है? 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 13 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 5 और 13 दोनों का जाएगा। 5 19 13 19 का नहीं जाएगा। अब अपने को वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें दोनों का जाए। तो 5 और 13 दोनों का इसमें भाग जा रहा है, तो ऑप्शन सी हमेशा विभाजित होगी। 5 और 13 से ये नंबर हमेशा विभाजित होगा, चाहे आप n का मान कुछ भी रखो, हमेशा 5 और 13 से संख्या विभाजित होगी। ऐसे प्रश्न आते हैं।
अब देख लो आप, बस अब आपको तरीका पता हो गया ना कि ऐसे सोल्व होता है। अब यहाँ पे कुछ भी संख्या बदल दो, 109 कर दो, 204, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तरीका पता है, आप n का मान नहीं रखेंगे, जो आएगा ऑप्शन से चेक कर लेंगे, बस हो गया काम। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए आप एकदम बिल्कुल मजबूत हो जाइए और ये मन से निकाल दीजिए कि मुझे मैथ नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। अभ्यास से सब संभव है साथियों, अभ्यास से सब संभव है। आप 5 क्वेश्चन ऐसे कैसे छोड़ देंगे, 10 नंबर पिछड़ गए आप साइंस के विद्यार्थियों से। साइंस के विद्यार्थी भी तो इतिहास पढ़ रहे हैं। तुम ऐसे सोचोगे मैं इतिहास को बहुत ज्यादा पढ़ के लीड ले लूंगा, ऐसा नहीं है। इतनी ज्यादा लीड नहीं ले सकते। कम से कम भाई 5 क्वेश्चन नहीं होंगे, आपसे 3 तो हो जाएंगे, जो इजी क्वेश्चन आ जाएंगे वो तो हो जाएंगे। लेवल की मैथ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य प्रश्न तो आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसी चीज को अपन लेकर चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको इसके सिलेबस की बात करें। देखिए, अब देखिए इसके सिलेबस की अपन बात करें तो अभी तक आरपीएससी में साइट पर ऐसा कोई नया अपडेट तो आया नहीं है, तो अपन तो उसी हिसाब से मान के चल रहे हैं, उस हिसाब से सिलेबस की मैं बात करूं तो देखिए, एक तो आपका आता है संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। फिर है आपका बहुपद। क्या है? बहुपद, ये आता है, यहां से प्रश्न आते हैं। एक है आपका रेखीय समीकरण। क्या है? रेखीय समीकरण। एक है आपकी क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति। और एक है आपकी सांख्यिकी। ठीक है, ये है 5 क्वेश्चन आई है और 5 ही टॉपिक है। संख्या पद्धति है, बहुपद है, रेखीय समीकरण है, क्षेत्रमिति है, सांख्यिकी है। वैसे ये टॉपिक बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मेरी देखो, मैं पहले बता दूं मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी। मैं तो आरपीएससी के प्रश्नों को देखते हुए चलूंगा कि आरपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है। जैसे संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा तो संख्या पद्धति में देखूंगा कि आरपीएससी का पैटर्न क्या है, वो किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ रही है। टॉपिक तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें तो आरपीएससी को फॉलो करना पड़ेगा ना। तो उस प्रकार के प्रश्न उठाएंगे, विगत परीक्षाओं के प्रश्न लेंगे और देखेंगे कि संख्या पद्धति से कैसे पूछे गए हैं, उस हिसाब से संख्या पद्धति करेंगे। ठीक उसी प्रकार बहुपद करेंगे, वैसे ही रेखीय समीकरण, वैसे ही क्षेत्रमिति और वैसे ही सांख्यिकी, उस हिसाब से अपन चलेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से आप इस चीज को समझ जाओगे। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। और आप जो आपका जो नुकसान होता है ना, 5 में से आप बिल्कुल छोड़ देते हैं, 1 प्रश्न कर पाते हैं, वो आपका नुकसान नहीं होगा, आप यहाँ भरपाई कर पाएंगे। अब ये आपके रेस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मेरा साथ देते हैं, कितना चलते हैं, उस हिसाब से फिर अपन आगे काम करेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम लेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। चलिए देखिए, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है, इसकी अपन बात करेंगे। अब संख्या पद्धति में कैसा प्रश्न आता है, एक प्रश्न तो मैंने आपको उदाहरण देके समझाया कि जहां पे 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n ये किससे विभाजित होगी, ऐसा प्रश्न आ जाएगा। यह आ जाएगा संख्याओं में से शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या, ऐसे इस प्रकार से। तो उन सब की केवल और केवल प्रश्नों के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले आप कुछ बेसिक चीजें समझ लीजिए। एक तो होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या मतलब जहां से आप काउंटिंग शुरू करते हैं, गिनती शुरू करते हैं, वे सब संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। गिनती आप 0 से शुरू करते हैं क्या? गिनती आप माइनस से शुरू करते हैं क्या? नहीं। कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 ऐसे अनंत तक जाएगी। तो ये सब क्या है? प्राकृत संख्या, नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, ये होगी प्राकृत संख्या। एक संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं में 0 ऐड कर दो, प्राकृत संख्याओं में 0 लगा दो, वो हो जाएंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। जैसे ये प्राकृत संख्या है 0 1 2 3, ये सब क्या है? होल नंबर, ये सब पूर्ण संख्या। ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कक्षा 6 की बात नहीं, कक्षा 6 की बात नहीं, सारी एनसीईआरटी कक्षा 6 उठा के देख लेना आप, ये सारी कक्षा 6 की बात
ये बेसिक चीज जानकारी आपको पता होनी चाहिए। प्राकृत संख्या जो गिनतियों की संख्या होती है 1 2 3 4 5। पूर्ण संख्या इसमें जीरो शामिल कर लीजिए। एक होती है इंटीग्रल्स, अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीग्रल्स, ठीक है, पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लो। शून्य शामिल किया पूर्ण संख्या, अब ऋणात्मक संख्याएं -3, -2, -1, 0, 1 2 3 ऐसे ऐसे, और इधर भी ऐसे ऐसे, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। समझ में आई क्या बात? ये बस कौन काम कहीं आए नहीं है, लेकिन बेसिक जानकारी है आपकी। प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या है, प्राकृत संख्या में जीरो शामिल कर लो पूर्ण संख्या है, और इनमें माइनस की संख्याएं शामिल कर लो तो पूर्णांक संख्याएं। अब आपको पता होना चाहिए पूर्णांक संख्याएं उदासीन जीरो भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं। ये बेसिक जानकारी थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद और मैं केवल मैन चीजें लेके चलूंगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उन्हीं बातों को आपको यहाँ बताऊंगा जो काम आएंगे, प्रश्नों में काम आएंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए एक होती है पूर्ववर्ती, ये आप ध्यान रखें, क्या बात पूछ लिया जाए आपसे, पूर्ववर्ती, और एक होती है परवर्ती। कक्षा 6 में है, कक्षा 6 में है ये पूर्ववर्ती और परवर्ती। क्या होती है? जैसे 289, आपसे पूछे कि बताओ 289 का पूर्ववर्ती क्या होगा? पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या 288। आपसे पूछे 289 का परवर्ती क्या होगा? परवर्ती मतलब बाद की संख्या 290। तो ये तो हो गया प्रवर्ती, ये हो गया पूर्ववर्ती। बस ध्यान रखना है, कक्षा 6 में है इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया अपनी कुछ बेसिक जानकारी। अब देखिए अब प्रश्न कहां से बनता है? भाजकों से, भाज्य गुणनखंडों से या भाजकों से, यहां से प्रश्न पूछता है। देखिए एक प्रश्न आया, प्रश्न बताता हूं। आरपीएससी पिछली बार प्रश्न पूछा कि 27,000। अब ये प्रश्न आया, आरपीएससी पिछली बार ये प्रश्न पूछा कि 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए, ठीक है। इस प्रश्न पे पहुंचेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी देखिए। भाज्य संख्या क्या होती है ये आपको पता ही है, और एक होती है अभाज्य, एक होती है भाज्य और एक होती है अभाज्य। भाज्य का मतलब जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो रही है वो क्या होती है? भाज्य। और अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती है वो होती है अभाज्य संख्या। तो आपको पता है कि दो एक ऐसा नंबर है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, क्योंकि स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक ध्यान रखना है। अब है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड यहां से प्रश्न आता है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ लेगा, अभाज्य भाजकों की संख्या पूछ लेगा। पहली बात तो ये सुन लीजिए आप, देखिए कोई भी संख्या का आपको जैसे 20 है, 20 के आप गुणनखंड करो, देखो करते हैं इसके कई तरीके। जैसे मैंने डायरेक्ट पहले तो 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, 5 का दिया 1। एक तो ये है, या मान लो मैं ऐसे दूं 20, इसमें मैंने भाग दिया 10 का 2, 2, 1। एक ये है, ये मान लो 20, मैंने इसमें भाग दिया 4 का 5, 5, 1 दिया। तो ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये यानी कि जो भाजक है वह किसी से भी विभाजित नहीं होना चाहिए, वो अभाज्य होना चाहिए। भाजक कौन? जो भाग दे रहा है। जैसे 2 का अपन इसमें भाग दे रहे हैं ना, तो ये अभाज्य होना चाहिए और किसी से नहीं कटना चाहिए। ये 2 अभाज्य होना चाहिए, 5 अभाज्य होना चाहिए। यहाँ पे 10 अभाज्य नहीं है, इसलिए ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 4 अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड जिसमें भाजक अभाज्य हो, भाजक क्या हो? अभाज्य हो। बात को समझ गए क्या? तो अभाज्य गुणनखंड इनकी बात करेंगे, यहां से प्रश्न आता है, ये प्रश्न आया था, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो तीनों चीजें आपको बता रहा हूं। अब देखिए पिछली बार ये प्रश्न आया, आपसे तो ये पूछा कि अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अभाज्य भाजकों की संख्या मैं कह रहा हूं, यहाँ पे 3 प्रकार की टाइप आपको याद करनी है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है अभाज्य भाजकों की संख्या क्या है, ये भी पूछ सकता है
भाजक या गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। ये भी पूछ सकता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तीन प्रकार का प्रश्न और भी बन सकते हैं, ज्यादा टाइप है, लेकिन अपन अपने हिसाब से तीन लेवल ही पढ़ेंगे। ठीक है। अभाज्य भाजक क्या होते हैं, जिनको और विभाजित नहीं किया जा सकता, स्वयं अभाज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अरे भाई किसी भी संख्या में x है, इसमें y का भाग देंगे तो x तो क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, भागफल। इस चीज को समझते हैं ना। तो अपन इन गुणनखंडों में जो भाजक होता है वो अभाज्य होना चाहिए। ठीक है। तीन टाइप होती है यहाँ पे। यदि आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो घातों को जोड़ दें, ये सूत्र लगा दें, घातों को जोड़ना है बस। गुणनखंडों की कुल संख्या पूछ ले, भाजकों की कुल संख्या पूछ ले, तो आपको ये सूत्र लगाना है, घातों में एक जोड़कर प्रत्येक को गुणा करना है। अभी सवाल में समझ में आ जाएगा। अभाज्य भाजकों की कुल संख्या निकालनी है तो भाजकों की गिनती कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए मैं बताऊं आपको। सबसे पहले तो आप ये जो प्रश्न दिया है, ये जो सबसे पहले तो आप ये जो प्रश्न दिया है ना, ये प्रश्न, इसको इसके गुणनखंड कर लो। देखो 27,720, कैसा भी प्रश्न आए, कुछ भी पूछे, आपको ये काम करना है। सबसे पहले आपसे कुछ भी पूछे, सबसे पहले ये काम करना है, 27,720 की गुणनखंड करने। 2 का भाग दिया, गुणनखंड कर लिए, ये आ गए। अब इनको देखो, 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की पावर 3 गुना 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 की पावर 2 गुना 5 कितनी बार है, 1 बार, 5 की पावर 1 गुना 7 कितनी बार है, 1 बार गुना 11 कितनी बार है, 1 बार। ये आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। सब अभाज्य है। देखो 2 में और किसी का भाग नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 5 में, 7 में, 11 में, ये सब इसके गुणनखंड हो गए। अब आपसे कुछ भी पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, कुछ भी पूछे, आपको दिमाग में ये चीजें रखनी है। यदि आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जा रही है, तो घातों को जोड़ दें। घात 3 और 2 5, 1 6, 1 7 और 1 8, आंसर आ जाएगा 8। अगर इस प्रश्न की जगह ये प्रश्न होता तो इसका उत्तर होता 8। समझ में आया। यदि आपसे भाजक या गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे, भाजक या गुणनखंड इनकी कुल संख्या पूछे, टोटल संख्या पूछे, यहां तो केवल संख्या और वो भी अभाज्य की, यहां भाजक गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे तो घातों में 1 जोड़ के प्रत्येक को गुणा कर दे। कैसे, ये घात 3 है, 3 में 1 जोड़ दो, अगली घात 2 है, 2 में 1 जोड़ दो, अगली घात 1 है, 1 में 1 जोड़ दो, अगली घात 1 है, 1 में 1 जोड़ दो, अगली घात 1 है, 1 में 1 जोड़ दो और गुणा कर दो। 3 और 1 4 गुणा 2 और 1 3 गुणा 1 और 1 2, 1 और 1 2 और 2, 4 3 12 12 24 24 में 48 48 में 96, कितना उत्तर आ गया, 96 आ गया। भाजक या गुणनखंडों की कुल संख्या पूछे। देखिए अगला प्रश्न है अभाज्य भाजकों की कुल संख्या। अब आपसे केवल और केवल अभाज्य जो भाजक है ना, भाजक इनकी संख्या पूछी है, तो भाजकों को गिन लो, 1 2 3 4 5, कितने आ गए, 5। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, 5। 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या बताइए। अभाज्य भाजक कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 उत्तर हो गया। ये था अपना ये प्रश्न। समझ में आया क्या। अभाज्य भाजक क्या होते हैं, जिनमें और ज्यादा खुद और किसी से विभाजित नहीं हो। अभाज्य भाजक 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, या भाजक या गुणनखंडों की कुल संख्या, अभाज्य भाजकों की कुल संख्या। आपसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे तो घातों को जोड़ना है, अभाज्य भाजक ही पूछे तो भाजकों को गिनती करनी है। लेकिन आपसे कुल संख्या पूछे गुणनखंडों की तो घातों में 1 जोड़कर आपको गुणा करना है। ये तरीका है। अब ऐसे ही प्रश्न और देख लें
और आप सॉल्व करें, बस प्रैक्टिस करें। भाई पिछली बार ये पूछा तो अब की बार ये पूछ लेंगे, हो सकता है ये पूछ ले, या हो सकता है संख्या चेंज कर दें, कुछ भी पूछा जा सकता है। आरपीएससी के पैटर्न को पकड़ना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछ रही, उसको हल करना है। अब ये सूत्र तो आपको याद ही करना है, ये तो दिमाग में बैठाना ही है कि अभाज्य भाजक ये पूछे तो ये पूछे तो ये पूछे तो ये, और ये आएगा प्रैक्टिस से। ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब बताओ ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे तो पीछे तो अपने आप हो जाएंगे। तो साथियों ये था एक छोटा सा वीडियो, इसमें अपने कुछ ये बात की है। अगले वीडियो में हम इस नंबर सिस्टम को, हमारी संख्या पद्धति को कंप्लीट करेंगे, और आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो है और क्या अपन बेहतर कर सकते हैं। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, आप मुझे बताइएगा। ठीक है साथियों, और मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।